जैसे ही रात के 12 बजते, मैं तुरंत अपने कमरे से उठकर छत पर चली जाती। पूरी रात छत पर गुजारने के बाद सवेरे मुझे पता चलता कि मैं तो छत पर हूँ और मेरे पूरे बदन पर खरोंच के निशान होते थे। आखिर पूरी रात मेरे साथ क्या होता है और मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि मैं अपना होश गवा देती हूँ और सीधा छत पर आ जाती हूँ। एक दिन मैंने घर में कैमरे लगवा दिए। उसके बाद जो देखा कि मेरा तो दोस्तों मेरा नाम अनु है। इकलौती बेटी होने की वजह से सब लोगों का ध्यान मुझ पर ही था और सब लोग मुझसे ही लाड़ दुलार करते थे। मेरी किसी भी चीज में कमी नहीं आने दी। खाने पीने से लेकर कपड़ों तक मेरी हर तरह की जरूरतें पूरी होती थीं और महंगी से महंगी चीजें मेरे लिए उपलब्ध होती थीं। और दिखने में मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। घने लंबे बाल और रंग गोरा होने की वजह से सब लोग मुझे परियों से भी सुंदर कहकर बुलाते थे। और इसकी एक और वजह थी कि मेरी माँ एक सरकारी टीचर थी, जिसकी वजह से वह पार्लर में जाती रहती थी, जिसकी वजह से साथ में मुझे भी ले जाती थी। और अब यूँ हर रोज़ पार्लर में जाना और अपनी पूरी बॉडी की केयर की वजह से मैं दिखने में इतनी सुंदर थी कि हर कोई मुझ पर फिदा हो जाए। लेकिन मैंने अपने माँ पिताजी की इज्जत को नज़र में रखते हुए कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। घर में मेरे माँ पिताजी और मेरे दादाजी रहते थे। मेरी दादी जी बहुत पहले ही गुजर गई थी। शायद उस समय तो मैं पैदा ही नहीं हुई थी। मेरी माँ एक सरकारी टीचर थी और पिताजी एक बिजनेसमैन थे। हम लोग हंसी खुशी अपने परिवार में जी रहे थे। अपने दादाजी की मैं सबसे लाडली थी, क्योंकि वह हर समय मुझे अपने साथ गार्डन में लेकर जाना, कहीं बाहर जाते थे तो मुझे साथ में लेकर जाते थे। और कभी भी कुछ घर में खाने की चीज आती थी तो दादाजी सबसे पहले मेरे लिए बचा कर रखते थे और स्कूल से आकर मुझे दे देते थे। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैंने अपनी स्कूल पास करके कॉलेज में चली गई थी। घर में इतना लाड दुलार मिलने की वजह से और अच्छा खान पान होने की वजह से मैं अपने शरीर में इतनी अच्छी थी कि सब लोग मेरी तारीफों के पुल बांधा करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब सब लोग मुझे इतनी सुंदर और अच्छी कहकर बुलाते थे। तो पूरे कॉलेज में सब लड़के लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थीं और कहती थीं कि आखिर ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से तुमने अपने पूरे शरीर और चेहरे को इतना निखार में ला रखा है। लेकिन मैं हर बार हंसकर बात को टाल देती थी, क्योंकि इस चीज का राज तो मैं भी नहीं जान पाई थी। वैसे भी किसी चीज को खाने पीने से नहीं, बल्कि भगवान जिसको रंग रूप अच्छा देते हैं, बस वही रहता है। खैर, अब कॉलेज से घर आने के बाद मेरे दादाजी मुझे अपने पास बुला लेते और मुझे कई तरह की बातें बताने लग जाते। और जब कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह हमेशा ही मुझे ही पुकारते थे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब ही घटना हो रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं रात को खाना खाने के बाद चैन से सो जाती, लेकिन जैसे ही 12 बजे का समय होता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी आंखें कैसे खुल जाती हैं और मैं दबे पांव सीधा घर की छत पर चली जाती और वहां पर जाकर लेट जाती। सवेरे उठकर जब देखती तो मैं अपने आप को छत पर पाती थी। हालांकि मैं खुद चलकर छत पर आती हूँ, इतना तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या होता है इसका मुझे जरा भी पता नहीं चलता। सवेरे उठकर देखती तो मेरा पूरा बदन दर्द के मारे करा रहा होता था और मेरे कपड़े भी उथल पुथल होते थे। बिखरे बालों के साथ में जैसे तैसे अपने शरीर को संभाल कर धीरे से अपने कमरे में आ जाती, क्योंकि माँ पिताजी अगर मुझे इस हाल में छत पर देख लेते तो समझ में नहीं आता वह कैसा बिहेव करते। लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी रात को छत पर कैसे पहुंच जाती हूँ और मेरे पूरे शरीर के साथ ऐसा क्या होता है। हालांकि मेरे पूरे बदन में इतना दर्द होता था मानो किसी ने पूरी रात मुझे नोचा हो, लेकिन घर में तो मेरे माँ पिताजी और दादाजी के अलावा कोई भी नहीं रहता और हमारा पूरा घर तो इस कदर बना हुआ है कि अंदर से एक बार कुंडी लगा ली जाए तो उसके बाद घर में आना किसी का भी नामुमकिन है।
लेकिन जैसे ही 12 बजे का समय होता मैं झट से उठ खड़ी होती और सीधा छत पर जाकर सो जाती। मेरे साथ आखिर हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इन सब चीज़ों का इतना मुझ पर प्रभाव पड़ गया था कि मैं अपना मन पढ़ाई में नहीं लगा पा रही थी। हालांकि मैं कॉलेज तो जाती थी, लेकिन मेरा क्लास में किसी भी तरह मन नहीं लगता। सब लड़कियां मुझसे पूछती थीं कि आखिर तू किन विचारों में खोई रहती है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों होता है। घर पर माँ पिताजी भी इस तरह के सवाल करते रहते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मेरे मन में तो हमेशा बस यही बात चलती है कि पता नहीं मेरे शरीर के साथ आखिर ऐसा क्या होता है और मैं छत पर कैसे पहुंच जाती हूँ। अब तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना ही मैं माँ के साथ पार्लर जाती और ना ही घर में किसी भी चीज़ की फरमाइश करती। पहले मेरा कुछ भी खाने का मन होता था तो मैं अपनी जिद से ही मंगवा लेती थी और मेरी जिद करने से पहले ही माँ पिताजी मेरे सामने हाजिर कर देते थे। लेकिन जब से यह हादसा मेरे साथ होने लगा, उसके बाद तो मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, ना मैं ढंग से कुछ खा पाती। शायद इसी वजह से माँ को भी मेरे ऊपर शक होने लगा। वह एक दिन मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटी अनु, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी माँ कम और दोस्त ज़्यादा हूँ। तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने सारी ज़रूरतों को पूरा किया है और तुझे एक सहेली की तरह ही तेरी हर बातों को माना है। तो इस तरह गुमसुम रहती है तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें पढ़ाई का कोई टेंशन है? तभी मैंने मन में सोचा कि अगर मैंने सब कुछ माँ को बता दिया तो वे बेवजह परेशान हो जाएंगी और घर में तमाशा हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या। वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी, क्योंकि यूं अचानक उठकर रात को छत पर चले जाना और पूरी रात इस कदर होना, उन्हें तो शायद मेरी ही गलती नजर आएगी, क्योंकि ऐसा हादसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। तभी मैंने माँ के सामने अपनी झूठी हंसी लेते हुए कहा कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बस मुझे थोड़ा सा सर में दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं यूं इस तरह रहती हूँ। जब मैं तबीयत में सुधार कर लूँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तभी माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो हमें ज़रूर बताना। तभी मैं माँ के जाने के बाद सो गई। अब मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं जिन हालातों से गुजर रही थी उन हालातों से तो शायद ही कोई गुजर सकता है। मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। अपने नाखून टूट जाने पर पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। वह लड़की आज इतने दुखों को अकेले सहन कर रही है। मैं अपनी माँ, जो मेरी सहेली ही थी, उन्हें भी अपने दुख को नहीं बता सकती थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं माँ से बता ही देती हूँ। लेकिन फिर मैं डर गई कि कहीं माँ को बुरा लग गया या फिर उन्होंने मेरी ही गलती मान ली तो शायद मेरा जो लाड प्यार है वह भी छिन जाएगा। सब लोगों की नज़रों में जो मेरी जगह है वह शायद बदल ना जाए। इसीलिए मैं इसी डर की वजह से किसी को भी नहीं बता पाई। लेकिन शायद शक तो सभी को हो ही गया था, क्योंकि जिस तरह मैं व्यवहार कर रही थी और इतनी बदली हुई थी, सबको लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। अभी एक रोज कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को एक टूर पर ले जाने का प्लान बनाया गया। मेरी सारी सहेलियां तैयार हो गईं। मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी चले जाना चाहिए, क्योंकि घर से कुछ दिन दूर रहूंगी तो शायद मेरे दिमाग से वह सब बातें निकल जाएंगी और आखिर मुझे भी पता चल जाएगा कि ये जो रात को 12 बजे मेरे साथ चमत्कार होता है वह क्या कहीं घर से दूर जाने के बाद भी होता है। इतने सारे सवालों के साथ मैं जैसे ही घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि आज
जल्दी घर कैसे आ गई? तभी मैंने उन्हें कॉलेज से टूर जाने की बात कही। तभी माँ और पिताजी दोनों ने हाँ बोल दी और कहा कि ठीक है, अपनी सहेलियों के साथ कुछ दिन घूम फिर आओगी तो तुम्हारा भी दिमाग सही रहेगा। कुछ दिनों से तुम जो गुमसुम गुमसुम रहती हो, शायद तुम वापस वही हंसी खेलने वाली अनु बन जाओ। तभी दादाजी बाहर से आते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, इस तरह खिलखिलाकर क्यों हंस रहे हो? तभी पिताजी ने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही अनु के कॉलेज से टूर जा रहा है, इसलिए वह भी जाएगी। तभी दादाजी ने ऐसा सुनते ही मानो उनके तो तेवर ही बदल गए। वह गुस्से में आ गए और बोले कि कहीं भी नहीं जाना। आप लोगों को पता है ना कि मैं सारी अपनी प्रॉब्लम अनु को बताता हूँ और वही मेरी दवाई से लेकर मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। अगर वह चली गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तभी मैंने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, 5-6 दिनों की ही तो बात है। 5 दिनों के बाद अनु वापस लौट आएगी, तब तक हम लोग तो आपकी पूरी देखभाल कर ही लेंगे। तभी दादाजी ने कहा, नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हो, अनु नहीं जा सकती। तभी पिताजी ने कहा कि आपको क्या हो गया है, पहले तो आपने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। तभी दादाजी बिना कुछ बोले कमरे में चले गए। मैंने पिताजी से कहा कि क्या मैं अब नहीं जा पाऊंगी? तभी पिताजी बोले कि कोई बात नहीं है बेटा, तुम चली जाओ, पिताजी को मैं समझा दूंगा। तभी मैं अपने कमरे में गई और टूर पर जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। दूसरे दिन पिताजी मुझे सामान के साथ कॉलेज छोड़ आए और हम लोग टूर के लिए निकल गए। लेकिन मेरे दिमाग में वह सब बातें दौड़ रही थीं। सारी लड़कियां पूरे टूर का एंजॉय कर रही थीं और हंसी से गीत गा रही थीं। लेकिन मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था कि कहीं रात को 12 बजे मेरे साथ फिर से वही हुआ तो क्या होगा। घर पर तो जैसे तैसे मैं खुद को संभाल लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो देर रात तक सब जागेंगे, पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी मैंने दिमाग में सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सहेली को सारी बात बता देती हूँ, क्योंकि वह मेरे साथ बचपन से ही थी और हमेशा से ही वह हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर किया करती थीं। तभी मैंने अपनी सहेली रोनी से कहा और सारी बातें कह डाली। तभी रोनी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन खैर, तुम फिक्र मत करो, जब तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब भी तुम्हारे साथ ऐसी कुछ घटना होगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। तभी मुझे रोनी की बातों से कुछ संतुष्टि हुई। हम लोग टूर पर चले गए और वहाँ पर पूरा दिन काफ़ी एंजॉय किया और रात को सो गए। लेकिन मुझे तो घबराहट के मारे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जैसे तैसे सो गई। अब रोनी मेरे पास बैठे बैठे मोबाइल देखने लगी, क्योंकि उसने बोला हुआ था कि वह मेरा ध्यान रखेगी। फिर ऐसे ही सवेरे जब उठकर मैंने देखा तो रोनी सो रही थी। मैंने उठाकर उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो लगभग सवेरे होने वाला था तभी सोई थी, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना तो तू उठकर कहीं पर गई और ना ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी होता है वह घर पर ही होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर घर पर ऐसा क्या है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि वह मेरा बुरा सपना हो और मैं खुद ही सपने में अपने कपड़ों को उथल पुथल कर लेती हूँ और यूं भारीपन कर लेती हूँ। हो सकता है कि आज ऐसा नहीं हुआ तो आगे भी ना हो। खैर, ये सब सोचते सोचते मेरे मन में कुछ टेंशन कम हुई और मैंने ट्रिप को एंजॉय किया और कुछ दिनों बाद मैं घर पर वापस लौट गई। अब मुझे संतुष्टि थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 4 से 5 दिन मैंने गुजारे हैं। वहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद अब भी नहीं होगा। लेकिन घर पर आने के बाद जैसे ही रात के 12 बजे सीधा उठकर छत पर चली गई और सवेरे उठकर देखा तो वही सब मेरे साथ हुआ पड़ा था। अब तो मैं और ज़्यादा घबरा गई, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया
कि क्यों ना मैं पूरे घर में कैमरे लगवा देती हूँ और सब पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। तभी मैं चुपके से कैमरे की दुकान पर गई और कुछ कैमरे छत पर और अपने कमरे में और आंगन में फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि हर किसी को आसानी से दिखाई न दें। यह बात मैंने अपने माता पिता, दादाजी की किसी को भी नहीं बताई थी। रात का समय हुआ तो जैसे ही मैं उठकर छत पर चली गई, सवेरे उठने के बाद फिर से मेरे साथ वही हलचल हुई पड़ी थी। लेकिन आज मुझे संतुष्टि थी कि सब कुछ कैमरे के अंदर दिखाई दे जाएगा। मैंने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला तो मेरी चीख निकल गई। अचानक मेरी चीख सुनकर माँ पिताजी भी वहां पर आ गए और दादाजी भी आ गए। पिताजी ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चिल्लाई क्यों? अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने झट से लैपटॉप को दूर रख दिया और माँ के गले से लग गई। माँ ने कहा कि क्या बात हुई है, जरा हमें बताओगी? तभी मैंने लैपटॉप की तरफ इशारा कर दिया। पिताजी ने लैपटॉप खोला और देखा। उसके बाद तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वह झट से कमरे से बाहर गए और दादाजी को पकड़कर कमरे में ले आए, क्योंकि उस कैमरे में सब कुछ आ चुका था। अब सब कुछ दादाजी के मुंह से सुनना बाकी था। तभी पिताजी ने कहा कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अभी दादाजी कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। तभी पिताजी ने वह लैपटॉप दादाजी के सामने रख दिया। अब दादाजी ने हाथ जोड़ लिए और वहीं पर जमीन पर बैठ गए और कहने लगे कि जब से तुम्हारी माँ गई है उसके बाद से मैं पत्नी की कमी को महसूस करता था। मुझे भी एक पत्नी का जो सुख होता है वह लेना था। तभी मैंने अनु के बारे में सोचा कि यह बच्ची है, यह कुछ भी समझ नहीं पाएगी। तभी मैंने इसके साथ यह सब करना शुरू कर दिया और जब से मैंने अनु के साथ यह सब करना शुरू किया तो मुझे आदत लग गई। मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाता। इसीलिए जब यह सोने के लिए पानी की बोतल लेकर आती है तो मैं उसके अंदर कुछ ऐसी दवाई मिला देता हूँ जिसकी वजह से इंसान नींद में चलने लग जाता है। और अनु भी यह पानी पीकर सोती थी। तो कुछ 2-3 घंटों के बाद जब वह दवाई असर करती तो अनु नींद में चलकर छत पर चली जाती है और हर रोज छत पर जाने लगी, क्योंकि एक बार इंसान जहाँ पर भी जाता है उसके बाद वह उस दवाई के नशे में सेम उसी जगह पर चला जाता है। और रोजाना यह सब होने लगा। जैसे ही अनु छत पर जाकर सो जाती तो मैं कुछ दवाई इसके ऊपर छिड़क देता, जिसकी वजह से वह और गहरी नींद में चली जाती और मैं अपने आप को संतुष्ट कर लेता। यह सब सुनकर तो मुझे घिन आ रही थी कि मैंने अपने पिताजी से भी ऊपर अपने दादाजी को माना, लेकिन उन्होंने तो इस रिश्ते को ही तार तार कर दिया। पिताजी ने दादाजी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हमें बख्श दो, या तो आप इस घर में रह लीजिए या हम लोग रहेंगे। तभी दादाजी ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। वह इतना ही बोले और सीधा अपने कमरे में चले गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी थे। मुझे तो खुद पर घिन आ रही थी कि मैं ऐसे इंसान के ऊपर इतना विश्वास किया और हमेशा उनकी देखभाल करती रही, लेकिन इतने दिनों से जो मेरे साथ घटना हो रही थी उसका जिम्मेवार मेरे दादाजी थे। अब मैंने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था कि मेरे दादाजी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी है, हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है, तो सतर्क रहिए दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले आपके चैनल पर मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।